फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है निकिता पोरवाल ने, जिनका संबंध महाकाल की नगरी उज्जैन से है। इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद हैं निकिता पोरवाल। किस तरह से उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता और तमाम बातें हम उनसे करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। उज्जैन से शायद आप पहली ब्यूटी क्वीन है जिन्होंने ये खिताब हासिल किया है और बहुत प्राउड मोमेंट है आपके लिए। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये खिताब आपने जीता, कितनी मशक्क़त की और पहला थॉट क्या था जब आपका नाम अनाउंस किया गया कि निकिता पोरवाल इस बार के फेमिना मिस इंडिया है। पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझसे बातचीत करने के लिए। दूसरा, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ फेमिना मिस इंडिया मंच पे, मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ था। सबसे पहले मध्य प्रदेश अनाउंस हुआ था, जो शायद मैं काफ़ी टाइम से सुनना चाह रही थी और मैं काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट भी कर रही थी कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, बिकॉज मध्य प्रदेश काफ़ी टाइम से 60 सालों में एक बार भी मध्य प्रदेश को कोई टॉप पोजीशन नहीं मिली थी और उज्जैन से कोई भी ब्यूटी क्वीन, जैसा आपने कहा, आज तक फेमिना मिस इंडिया में नहीं थी। तो मेरे लिए और मेरी सिटी के लिए और मेरे स्टेट के लिए बहुत ही गर्व की बात होती अगर हम मिस इंडिया जीतते। तो मेरा हमेशा से ही था कि मध्य प्रदेश का नाम पहले आगे होना चाहिए और जब वो हुआ तो मेरे मन में एक ही भाव था, वो था आभार का, मेरे पूरे शहर के लिए, मेरे पूरे राज्य के लिए और उस दिन बैठे मेरे पूरे इंडिया के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। इस तरह से अनाउंस किया गया कि मध्य प्रदेश से निकिता पोरवाल। हाँ, मध्य प्रदेश कि द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 इज मध्य प्रदेश निकिता पोरवाल। इट वाज काइंड ऑफ दैट। तो मैं जानना चाहूँगा कितनी मशक्क़त आपको करनी पड़ी इसके लिए, और ये ख्वाब आपने कब देखा था कि आपको मिस इंडिया बनना है? कुछ लोग बचपन से ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, वो इच्छा रखते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। फैमिली का सपोर्ट कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। आपने ये कब मैनिफेस्ट किया था कि आपको मिस इंडिया में बहुत रुचि है और एक दिन ये खिताब हासिल करना है? मैनिफेस्ट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत छोटी थी जब मेरे दिमाग में बात आई कि मुझे मिस इंडिया बनना है। मैंने बड़े होकर, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं नाटकों से जुड़ी हुई थी, मैं रंगमंच से जुड़ी थी, मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया था और मैं मुंबई आने की तैयारी कर रही थी। तब मुझे लगा कि एक बार अपने करियर में अपनी कहानी शुरू करने से पहले एक बार मिस इंडिया को चांस देना चाहिए, जो बचपन से एक मन में था कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टिंग में या किसी भी और फील्ड में जो मैं कर रही थी उसमें मैं किसी और किरदार की कहानी कह रही थी, कभी खुद की कहानी कह रही थी, लेकिन मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म से मुझे अपने देश की कहानी कहने का मौका मिलता। तो इसीलिए मिस इंडिया मेरे दिमाग में आया और मैंने इस बार पहली बार अप्लाई किया और मेरा यहाँ पे हो गया। तो कितने साल की थी जब पहली बार आपने सोचा कि मिस इंडिया बनना चाहिए, और फिर उसके बाद आप भूल के पढ़ाई करने लगी? कितने साल की थी तब आप? मैं 6 या 7 साल की थी। मैं स्कूल में थी एक्चुअली, और स्कूल में जैसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वही हुआ करते थे। सारी लड़कियां, मेरी जो फ्रेंड्स थी, झांसी की रानी बनती थी या सब्ज़ी बेचने वाली या फिर आलू मूली गाजर सब बनती थी। मुझे मेरी मम्मी मिस इंडिया बना के भेजा करती थी उस टाइम पे, जब मुझे पता भी नहीं था कि मिस इंडिया होना होता क्या है। पर वहाँ जाके जो स्टेज पे मुझे फ़ील होता था, मुझे बस उससे इतना पता चलता था कि मुझे मिस इंडिया बनना है। मुझे नहीं पता कि क्या होता है, मुझे बस वो क्राउन पहन के मिस इंडिया बनना है। वो छोटी सी निकिता को ये लगता था, लेकिन धीरे 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 जैसे लाइफ बढ़ती गई, एक्सपीरियंसेस मिलते गए, मुझे लगने लगा कि देश को रिप्रेजेंट करने का इससे बेहतर एक ऑप्शन नहीं होगा मेरे पास। इसीलिए मैं मिस इंडिया के मंच पर आई। तो आपने टीवी पे कई ऐसी जो ब्यूटी क्वींस हैं उन्हें देखा होगा, उनके सिर पर ताज लगाते हुए देखा होगा। कौन आपके फेवरेट रहे हैं? किससे आप बहुत इंस्पायर्ड रही हैं, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप भी इस मंच पर आएँ और ये मकाम हासिल करें? वैसे तो जितने भी हमारे यहाँ आज तक के मिस इंडिया विनर्स रहे हैं, जो मिस वर्ल्ड तक भी गए हैं, जिन्होंने वहाँ पे भी इंडिया की ख्याति बढ़ा कर रखी, सभी काफ़ी इंस्पिरेशनल लोग रहे हैं। आप सुष्मिता सेन जी की बात कर लें, ऐश्वर्या राय बच्चन जी की बात कर लें, दिया मिर्ज़ा जी की बात कर लें, सभी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहे हैं। बट मुझे इन सब में से सबसे ज़्यादा ऐश्वर्या राय बच्चन मैम से इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे उनको देख के हमेशा लगता है कि सिर्फ खूबसूरत होना से आपका लाइफ का पर्पस ख़त्म नहीं हो जाता है, पर्पस फुलफ़िल नहीं हो जाता है। आपको उसके अलावा भी खूबसूरती तो एक टाइम के बाद डल जाएगी, लेकिन जो आप करते हैं, आप जो लोगों के साथ आपका जैसा व्यवहार है, आपका जो देश के प्रति व्यवहार है, आपका जो कंडक्ट है खुद को लेके, वो बहुत मैटर करता है। और उन्होंने जैसे हमारे देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर दर्शाया है, ना सिर्फ खूबसूरती की वो एक मिसाल बनी, बाकी दिमाग, नारी शक्ति, सभी का उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है। तो मुझे ऐश्वर्या राय मैम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो
किसी दिन मुझसे मिले और हम हमारी ढेर सारी चर्चा हो इस जर्नी के बारे में, क्योंकि वो भी फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हैं। 1994 में उन्होंने ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था और आपकी जो पैदाइश है वो 2001 की है। 7 साल बाद आप वो खिताब जो उन्होंने हासिल किया उसके 7 साल बाद आप बॉर्न हुई थी। तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने का ख्वाब भी है आपका ऐश्वर्या राय की तरह? मेरा जो मैनिफेस्टेशन है, जो मैं कहती हूँ, मेरा ख़त्म ही मिस वर्ल्ड पे जाके होगा। मैंने अभी भी रुकी नहीं हूँ, मैंने अभी फुल स्टॉप लगाया नहीं है अपने मैनिफेस्टेशन पे। मुझे पता है कि मुझे वो ब्लू, क्योंकि यहाँ हम 30 कंटेस्टेंट्स में से कोई भी जाता तो मेरा यही रहता है कि मिस वर्ल्ड का क्राउन टारगेट है, वो घर आना चाहिए, चाहे मैं लाऊँ या चाहे कोई और लाए। तो अभी क्योंकि मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं चाहूँगी कि मिस वर्ल्ड का क्राउन घर आए, उसी के बाद मैं सांस लूँ। ऐश्वर्या राय से आप मिलेंगी, जैसे कि आपने कहा कि मिल के बहुत सारी बातें करनी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? मैं उनसे उनके तजुर्बे के बारे में जानना चाहूँगी, मिस इंडिया के पहले का तजुर्बा, मिस इंडिया के दौरान का और मिस इंडिया के बाद का, कैसे उनके लाइफ में चेंजेस आए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मीडिया में हमें पता नहीं चलती। तो मैं उनका एक बैक स्टोरी ज़रूर जानना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का कैसे यूज़ किया। जो हमारे सामने है वो तो है ही, उसके अलावा भी उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए और क्या वो चीज़ें रहीं जिससे वो इस प्लेटफॉर्म की वजह से वो हासिल कर पाई। उसके अलावा भी मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि वो कैसे कर लेती है इतना खूबसूरत और इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना हर टाइम पे, कैसे? मैं 22 की हूँ, वो और छोटी थी जब वो जीती थी ये खिताब। और आप उनके इंटरव्यूज़ अगर देखेंगे तो उन्होंने जैसे बात करती है, वो जैसे बोलती हैं, आप बस उन्हें सुनते रहेंगे। छोटी सी एक 20-21 साल की लड़की को पूरा देश बस बैठ के सुनता रहता है, तो कुछ तो बात है। मुझे बस वो बात जाननी है उनके बारे में। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारी आपने की यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो जो जर्नी थी आपकी। आपने वडोदरा के यूनिवर्सिटी से सयाजीराव यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो ये तैयारी का जो पूरा प्रोसेस था वो कितना लंबा चला, कितना हेक्टिक था, कितना चैलेंजिंग था, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जब आप मिस इंडिया की फिनाले के मंच पर थी? तो वैसे जैसे मैंने कहा कि मैं रंगमंच से जुड़ी हुई थी, तो स्टेज कुछ भी हो, मिस इंडिया का स्टेज हो या रंगमंच का स्टेज हो, मेरे को अपने आप को स्टेज पे रखना और ऑडियंस का रखना बहुत पसंद था। तो 3 साल मेरा ग्रेजुएशन हुआ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे मिस इंडिया में जाना चाहिए। तो उसी के दौरान मैंने ट्रेनिंग लेने का डिसाइड किया। मैंने मुंबई से ट्रेनिंग ली, पैजेंट की बाकायदा पूरी ऑफिशियल ट्रेनिंग, जिसमें हमको रैंप वॉक, हमको ट्रेनिंग, हमको फ़ोटोशूट्स, मेकअप, ग्रूमिंग सब कुछ सिखाया। इन सारी चीज़ों के साथ साथ 30 दिन यहाँ फेमिना मिस इंडिया में कैसे सर्वाइव करना है ये भी सिखाया गया। हमारी जो साथ में जो जितनी भी मेरी जो फ्रेंड्स हैं आई हुई थी 30 स्टेट्स से, उन सब के साथ कैसा बिहेव कर, हमको एक एक चीज़ से वाकिफ़ कराया गया, जो कि सिर्फ मेकअप या सिर्फ कपड़ों या सिर्फ ग्लैमर पे आके ख़त्म नहीं हो जाती है। इट गोज़ बियॉन्ड दैट। आप स्टेट फिनालिस्ट एक बार बन जाते हो तो ठीक है, आप बन गए, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो आपको आपके एक्सपीरियंसेस से ही करने को मिलती है, जो आपको कोई ट्रेनिंग अकेडमी सिखा नहीं सकती है। क्योंकि आप वहाँ पे 20 दिन रहते हो, आप वहाँ पे पूरा दिन बस काम कर रहे होते हो और सबको वो क्राउन चाहिए होता है, तो काफ़ी सारी लर्निंग होती है जो आपको मिल जाती है उस दौरान ही। तो लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ा टीचर हो जाती है उस दौरान। और सभी लड़कियां, मैं कहना चाहूँगी 30 के 30 लड़कियां हम बहुत डिज़र्विंग थी, और सभी कुछ ना कुछ लेके निकली हैं यहाँ से। क्राउन 3 के पास है, लेकिन एक्सपीरियंसेस सबके पास है। ऐश्वर्या राय ने फिल्मों में एक्टिंग तब शुरू की जब उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया, उसके बाद उनकी फिल्में आना शुरू हुई। आप पहले से ही एक फिल्म में काम कर चुकी हैं जो इंटरनेशनल सर्किट में काफ़ी जा रही है, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। मैं जानना चाहूँगा वो कौन सी फिल्म है, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्टिंग कब से आपने शुरू की? वो फ़िल्म के लिए एक्चुअली मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया था। मेरा फ़िल्म में आने का प्लान नहीं था, जैसा मैंने आपको बताया। मेरा था कि मिस इंडिया के बाद ही मैं फ़िल्म करूँगी। लेकिन क्योंकि मैं रामलीला में सीता का किरदार करती हूँ 5 वर्षों से, तो उस किरदार उज्जैन में? जी, उज्जैन में, और भी ऑल ओवर इंडिया होती है वो रामलीला। तो उसके अंदर मुझे वो फ़िल्म के डायरेक्टर आए हुए थे, डायरेक्टर और राइटर। उसके अंदर मेरे जो सर थे उनसे उन्होंने बात करी कि आपके यहाँ जो वो लड़की सीता करती है, आप उनको हम फ़िल्म में लेना चाहेंगे। हमारी ऐसे शुरुआत हुई, और मैं ऐसी थी कि नहीं, मैं अभी फ़िल्म वगैरह नहीं कर रही हूँ, मेरा ये रवैया था। बट क्योंकि मेरे सर जो मुझे थिएटर में लेके आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैं ठीक है करते हैं। बात करते 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 मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने वो कब फ़िल्म साइन कर ली, और वो फ़िल्म का शूट हो गया 2 महीने का। उस फ़िल्म का नाम चंबल पार है, वो चंबल में ही शूट हुई। चंबल पार? जी, चंबल में ही शूट हुई थी वो। चंबल के आसपास एक गांव है, धौलपुर करके एक गांव है, वहाँ शूट हुई थी।
4 डिग्री टेम्परेचर होता था वहाँ पे, उससे भी कम चला जाता था। उस कोहरे में शूट हुई थी, और बाजरे के खेत, सरसों के खेत, बहुत सुंदर उसके एस्थेटिक्स थे फिल्म के। ब्रजभाषा में फिल्म, खड़ी बोली ब्रजभाषा में फिल्म है। वो एक्चुअली पीरियड फिल्म है, 60s का स्टोरी है उसमें, और मैं ज़्यादा स्टोरी रिवील नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि जब वो रिलीज़ हो तो सब उसे देखने आए। अभी फ़िलहाल किस तरह का किरदार है उसमें मेरा एक प्राइमरी कैरेक्टर ही है, एक लड़की का कैरेक्टर है, 17-18 साल की लड़की का कैरेक्टर है, जिसकी शादी की बात चल रही होती है। और इट टॉक्स अ लॉट अबाउट कैसे पहले के टाइम पे एक छोटी सी चीज़, छोटा सा कुछ भी हो जाता था, लड़की की गलती नहीं भी होती थी, लेकिन फिर भी वो कटघरे में खड़ी कर दी जाती थी। उसी तरह का वो कुछ कैरेक्टर है, और बहुत पॉजिटिव, बहुत सॉफ्ट और बहुत रियल इंडिया को दिखाती हुई स्टोरी। अगर आप फिल्म रिलीज हो रही है? रिलीज़ डेट अभी तक पता नहीं चली, क्योंकि फिल्म्स अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहाँ से अगर कुछ उसको नए आयाम खुलते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको फिर इंडिया में रिलीज़ किया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा निकिता, कि मिस इंडिया तो आप बन गई, आप एक्टिंग भी कर रही हैं, आपने थिएटर रंगमंच में तकरीबन 60 प्ले किए हैं, आपने 60 प्ले किए हैं, मतलब काफ़ी आपने काम किया है। 250 पन्ने की कृष्ण लीला भी लिखी थी, उसके बारे में बताइए। आप स्वभाव से काफ़ी धार्मिक लगती हैं, आपने सीता का किरदार रामलीला 5 साल निभाया है, कृष्ण लीला 250, उसके बारे में बताइए। कृष्ण लीला का मेरी लाइफ में वो लिखना, वो उसके डायलॉग्स मैंने एक्चुअली लिखे थे, उसका होना ही मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आया है। क्योंकि मैं उसको लिख नहीं रही थी, एक्चुअली पद्मश्री भगवती लाल राजपुरोहित सर करके उनकी वो स्क्रिप्ट थी जिस पर मैं काम कर रही थी। मैंने ऐसे ही एक सीन उठा के बस अपने तौर तरीके से लिखना चाहा कि सर मैं लिख के देती हूँ आपको, मतलब मुझे अच्छा लगता है लिखना, क्योंकि उद्धव प्रसंग मुझे काफ़ी पसंद था कृष्ण में, तो मैंने उद्धव प्रसंग पहले लिख के दिया। मैंने जब अपने मेंटोर्स को दिया कि मैंने सर कुछ लिखा है, तो उन्हें काफ़ी पसंद आया, वो लोग रो दिए वो सीन पढ़ के, बिकॉज वो बहुत मार्मिक सीन है उद्धव प्रसंग। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं बहुत कनेक्ट हो गई थी उस एक सीन को लिख के। मैंने कहा सर मैं पूरा डायलॉग्स लिखना चाहूँगी इस पूरी कृष्ण लीला के। ऐसे करते करते तकरीबन 18 से 20 दिन में मैंने ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ के और श्रीमद् भागवत पुराण का सहारा लेके उसके डायलॉग्स लिखे और उसमें राधा का किरदार निभाया। फिर चलिए, जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जब ये ताज आपके सिर पर सजा तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, क्या वो बात उन्होंने कही, कितना प्राउड मोमेंट था उनके लिए भी, और क्या आपके जो दोस्तों का नज़रिया बदल गया है मिस इंडिया बनने के बाद? क्योंकि नज़रिया बदल जाता है लोगों का, देखने का नज़रिया, बर्ताव भी बदल जाता है लोगों का जब आप सफलता हासिल करते, तो क्या बदलाव आया है और फैमिली का क्या रिएक्शन? मुझे लगता है जिनका बर्ताव या नज़रिया बदल जाए वो दोस्त नहीं होते हैं, वो आपकी दुनिया होती है। फिर वो तो बदला है, दुनिया का रवैया बदला है, लेकिन उज्जैन के लोग बड़े सीधे सिंपल लोग हैं। तो जब मैं कुछ नहीं भी थी ना, तब भी उनको पता था कि ये बहुत आगे जाएगी, बिकॉज़ उनको मुझे पोटेंशियल दिखता था। बड़े साफ दिल के लोग होते हैं जिनको ना ऐसे दिख जाता है, उनको एनर्जीज़ पता चलती है, उनको लॉजिक नहीं पता होता। आप उनसे पूछेंगे क्यों, क्या, उन्हें नहीं पता होगा, उन्हें बस इतना पता होगा कि नहीं ये लड़की बड़ी आगे जाएगी। ऐसा उनका रवैया था मेरे टुवर्ड्स। और जब मैं जीती तो सब दिल से खुश हुए, क्योंकि ना सिर्फ मेरे मम्मी पापा, ना सिर्फ मेरे आसपास की सोसाइटी, मेरे फ्रेंड्स, मेरा सर्कल, जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे ना, मुझे पता था वो मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। तो आज जब मैं जीती ना, तो मेरे पापा के पास काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं कि भैया हमने भी ना उसको वोट किया था, उसमें कुछ कॉन्टेस्ट था, हमने भी उसको वोट किया था, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी वजह से जीती है। सबको ऐसा लगता है कि उनकी वजह से मैं जीती हूँ, तो सबकी, मेरी विक्ट्री सबकी विक्ट्री हो गई है उज्जैन में। और मेरे पेरेंट्स तो उनकी खुशियों का तो मैं आपको अंदाज़ा भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी मम्मी के पास तो कोई शब्द नहीं थे। जब मैं जीती थी वो रो रही थी, बहुत रो रही थी, और भगवान के हाथ जोड़ के ऐसे सिमट के भगवान के पास हाथ जोड़ रही थी कि भगवान, जितने भगवान को मेरी मम्मी ने याद किया था सबको लाइन से थैंक यू बोल रही थी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने से पहले। और पापा का बस एक यही था कि हमेशा से अशोक पोरवाल की बेटी कहलाती थी, आज मैं निकिता पोरवाल का पिता कहलाऊँगा, तो मुझे बहुत गर्व है। चलिए, एक आखिरी सवाल जाते जाते छोटा सा, कि क्या मिस इंडिया के फिनाले में पार्टिसिपेट करने से पहले आप महाकाल के आपने दर्शन किए थे? क्योंकि आप धार्मिक हैं स्वभाव से और महाकाल की नगरी से बिलोंग करते, तो क्या आपने दर्शन किए थे, मन्नत मांगी थी, कुछ किया था आप, और रेगुलरली आप मंदिर जाती हैं वहाँ पर? मैं बहुत रेगुलरली महाकाल मंदिर जाती थी उज्जैन में।
और मिस इंडिया में आने से पहले भी मैं बाबा के पास गई थी। मैंने उनसे मांगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं मांगूंगी तो दे दोगे, लेकिन आपने जो प्लान किया ना, मुझे वो देखना है मेरे लिए। मैं मिस इंडिया में जा रही हूँ, आपका प्लान देखने के लिए जा रही हूँ। क्या पता मैं आपसे 1000 मांगने वाली थी और आप मुझे 2 लाख रुपए देने वाले थे, तो मैं 1000 मांगूंगी तो आप मुझे 1000 दे दोगे ना। तो मैंने मांगा नहीं भगवान से। मेरी मम्मी वगैरह ने बहुत मांगा आप हालांकि, गई थी? पर मैं गई थी। मैं अभी भी जाऊंगी। मेरा पहला काम ये रहेगा, उज्जैन जाके महाकाल जाना है, हरसिद्धि माता जाना है, और वो सारे मंदिर जाना है जो जो मेरे लिए एक स्ट्रेंथ के रूप में थे जब मैं बहुत गिव अप करने के मोड पे थी अपनी लाइफ में। तो महाकाल की बेटी हूँ, आगे भी जाऊंगी। चलिए, से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी जो ख्वाहिश है कि अगला खिताब जो है मिस वर्ल्ड का ऐश्वर्या राय की तरह आप जीत पाएँ, वो सपना भी आपका साकार हो। और ऐश्वर्या राय से जो मिलने की जो तमन्ना है आपकी, जो एक भूख है कि मिलना है उनसे और बहुत सारी बातचीत करनी है, वो ख्वाहिश भी पूरी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के सफ़र के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।